चलिए, गुड इवनिंग। आज हम लोग करंट अफेयर का दूसरा क्लास करने वाले हैं। और अगर आपको मेरा वीडियोस जो इसके पहले हमने बनाया था, अगर आपको वो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। और आपको जैसा भी लगे फीडबैक आप कमेंट में ज़रूर देंगे। तो आज बिना समय लिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, आपके 10 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ये पहले क्वेश्चन पे, जो कह रहा है कि वेदांता समूह ने किस जगह पे नया तेल क्षेत्र खोजा है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं और इसका पहला आंसर होगा आपका राजस्थान। राजस्थान का वो जगह है जिसको आप कह सकते हैं बाड़मेर। यानी राजस्थान के बाड़मेर में आपके वेदांता समूह के द्वारा सबसे अभी नया तेल क्षेत्र को ढूंढा गया है, जिस जगह को हम बोल रहे हैं बाड़मेर। और इस का जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है दुर्गा। दूसरा, हम इससे अलग हट के थोड़ा सा जान लेते हैं कि राजस्थान में ही एक जगह है जिसको हम कह सकते हैं मंगला कुआं। जो मंगला कुआं है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछता है कि मंगला कुआं कहां पे है, तो आप बोलेंगे राजस्थान के हिस्सों में है। और ये मंगला का कुआं किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप बोलेंगे यह तेल क्षेत्र के लिए या फिर पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध वो जगह है। दूसरा, हम ये चलते हैं कि आपसे पूछेगा कि आपका जो देश है, यानी हम भारत की बात करते हैं, तो भारत लगभग अपने उपयोग का 80% जो कह सकते हैं पेट्रोलियम है, वो किस पे डिपेंड रहता है, तो आयात पे डिपेंड रहता है। यानी हम अपने देश के उपयोग के 80% पेट्रोलियम हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो आपका 80% है जो हम यहाँ से दूसरे देशों से आयातित करते हैं, यानी हम इंपोर्ट करते हैं, उसमें पूछेगा कि वर्तमान में, यानी वर्तमान में भारत सर्वाधिक पेट्रोलियम, यानी सर्वाधिक जो कह सकते क्या है, तो आप बोलेंगे जो पेट्रोलियम है, ये पेट्रोलियम अभी इंडिया कहाँ से ले रहा है, तो आप बोलेंगे अभी सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम इंडिया ले रहा है इराक से। और इराक के बाद हम लोग बात करते हैं तो वो देश का नाम है सऊदी अरब। और नंबर 3 पे जब हम जाते हैं तो नंबर 3 पे उस देश का नाम है यूएई। तो ये वर्तमान का कंडीशन है कि इंडिया अपने पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा वर्तमान में जो आयात है, जो इंपोर्ट है, वो कहाँ से कर रहा है, इराक से कर रहा है। और दूसरा कहाँ से कर रहा है, सऊदी अरब से कर रहा है। और तीसरा यूएई के हिस्सों से कर रहा है। यानी क्या चीज़, आप बोलेंगे आयात। दूसरा, हम ये कहते हैं कि जब हम पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं तो आपसे पूछेगा कि जो आपका पेट्रोलियम है, इस पेट्रोलियम का वर्तमान में पूरे विश्व में सर्वाधिक जो कह सकते हैं क्या है, आप बोलेंगे प्रोडक्शन। यानी प्रोडक्शन कहने का मतलब है उत्पादन। यानी वर्तमान में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन विश्व में किस देश के द्वारा किया जा रहा है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले देश का नाम बोलेंगे USA अमेरिका। और नंबर 2 पे हम जिस देश का नाम बोलेंगे उस देश का नाम आप बोलेंगे रसिया। और नंबर 3 पे जिस देश का नाम है उसको हम कहते हैं सऊदी अरब। क्या बोलेंगे, सऊदी अरब। यानी अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम के उत्पादन कहाँ हो रहे हैं, यूएसए में। और नंबर 2 में कौन है, आप बोलेंगे रसिया है। और नंबर 3 में हम क्या कहते हैं, तो हम बोलेंगे सऊदी अरबिया है। तो ये आपके उत्पादन की बात हो गई। और ये आपका इंडिया जहाँ से सर्वाधिक पेट्रोलियम को कह सकते इंपोर्ट करता है। नंबर 3 में हम लोग जैसे ही बात करते पेट्रोलियम के प्रोडक्शन का, अब हम कह सकते क्या चीज़ का, तो रिसोर्सेज। इसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे रिसोर्सेज का। और रिसोर्सेज कहने का मतलब है कि भंडार। यानी अभी वर्तमान में दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम के भंडार वाले देशों में जो सबसे पहला स्थान है, उस स्थान का नाम है वेनेजुएला, जहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम के भंडार हैं। इसके बाद की जब हम बात करेंगे तब उस देश का नाम है सऊदी अरब। और नंबर 3 पे जिस देश का बात करेंगे उस देश का नाम है कनाडा। तो ये वर्तमान में दुनिया के वो देश हैं जहां पे सर्वाधिक पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। तो आपका ये भंडार हुआ, ये दुनिया में सर्वाधिक उत्पादन हुआ, और ये आपका देश जहां से सर्वाधिक पेट्रोलियम का आयात करता है। अब तीसरा हम लोग ये चलते हैं
कि जो आपका पेट्रोलियम है, इस पेट्रोलियम को पूरे दुनिया में वर्ल्ड लेवल पे एक संस्था जो कह सकते क्या है, ये संगठन, जिस संगठन का नाम क्या है, आप बोलेंगे ओपेक है। जो ओपेक ये पूरे दुनिया का मुख्य देशों का क्या है, आप बोलेंगे तेल संगठन है। और इस तेल संगठन जो कह सकते, इस ओपेक की जैसे हम स्थापना की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई, आप बोलेंगे 1960 में इसकी स्थापना हुई। नंबर 2 हम आते हैं कि जो ओपेक है, इस ओपेक में वर्तमान में जो कह सकते कितने सदस्य देश की संख्या है, तो आप बोलेंगे वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, आप बोलेंगे 13 है। यहां से क्वेश्चन ये कहता है कि अभी हाल ही में, यानी आप बोलेंगे वर्ष 2018 में एक देश है, यानी जिस देश का नाम है कतर, जो कतर किससे, तो आप बोलेंगे ओपेक नामक संगठन से क्या हो गया, अपने आप को बाहर कर लिया। यानी उस संगठन का नाम हम क्या बोल रहे हैं, यानी ओपेक। जिस ओपेक से 2018 में यानी जो देश अलग हुआ, उस देश का नाम क्या है, आप बोलेंगे उस देश का नाम कतर है। तो वर्तमान में ओपेक में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, आप बोलेंगे 13 है। दूसरा हम कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में पेट्रोलियम के जो कह सकते बेचे जाते हैं, उसके कुछ क्या है, आप बोलेंगे बेंचमार्क हैं। क्या है, आप बोलेंगे बेंचमार्क है। जिस बेंचमार्क के तहत पेट्रोलियम को पूरे दुनिया के वो बड़े बड़े देश जहां पे पेट्रोलियम होते हैं उसको वो बेचते हैं। जो दुनिया में ऐसे मुख्यतः 3 प्रकार के बेंचमार्क यूज किए जाते हैं, जिसमें से एक कह सकते हैं कौन सा, तो हम बोलेंगे ब्रेंट क्रूड ऑयल, और नंबर 2 बोलेंगे WTI, और नंबर 3 हम बोलेंगे कतर एंड ओमान। यानी ऐसे 3 प्रकार के बेंचमार्क जो मुख्यतः यूज हो रहे हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा किस बेंचमार्क का प्रयोग होता है, तो आप बोलेंगे ब्रेंट क्रूड ऑयल बेंचमार्क का प्रयोग किया जाता है। अब थोड़ा हम ये समझ लेते हैं कि ब्रेंट क्रूड ऑयल क्या होता है, तो आप बोलेंगे ये वो क्रूड ऑयल होता है जो कह सकते जहां से पानी के जहाज जहां पे लग पाते हैं, यानी समुद्र के उस वाले बेसिन के एरिया में ये तेल निकाला जाता है। जिस तेल में कह सकते हैं कि सल्फर की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती, किसकी बात कर रहे हैं, सल्फर की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, जिससे अच्छे किस्म का डीजल भी तैयार होता है। और इसको कह सकते बेचना या फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन करना थोड़ा सस्ता होता है। जबकि WTI जो आपके बेंचमार्क हैं, ये हमेशा किसी भी जगह के देश के अंदर के हिस्सों से तेल निकाला जाता है, या तेल के कुओं से तेल निकलता है, जहां से कह सकते कि इस तेल को पाइपलाइन के माध्यम से निर्यात किया जाता है, जो थोड़ा सा महंगा होता है। तो वर्तमान में यह जो बेंचमार्क है ब्रेंट क्रूड ऑयल, ये आपके दुनिया में सबसे ज्यादा तेल का जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो इसी के आधार पे किया जाता है। तो आप क्या बोलेंगे, ब्रेंट क्रूड ऑयल, यानी ओपेक भी सर्वाधिक इसका प्रयोग करता है, आप बोलेंगे ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्रयोग करता है। तो आप इसको यहां तक देख लेंगे, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग अब नंबर 2 क्वेश्चन पे आते हैं। 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है किस जगह पे, तो आप नंबर 2 का आंसर देंगे कि यह आपका स्थापित हो रहा है मथुरा ऑयल रिफाइनरी, जो कह सकते हैं मथुरा कहाँ के हिस्सों में है, तो यूपी के हिस्सों में है। यानी यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन का सबसे पहला प्रोजेक्ट जो यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। और आपसे पूछेगा ये किसके द्वारा, तो बोलेंगे IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा इसको स्थापित किया जा रहा है, इस प्रोजेक्ट को। जो प्रोजेक्ट आपके देश का सबसे पहला प्रोजेक्ट होगा। अब यहां ध्यान देने की बात यह है कि यहां से 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे और सबका कॉमन सा एक वर्ड होगा क्या, ग्रीन हाइड्रोजन। तो यहां पे कंफ्यूजन होने के चांस ज्यादा आपको मिलेगा, तो हम इसको थोड़ा क्लियर करना चाहते हैं। आप इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। सबसे हमने पहले कहा कि किस चीज के बारे में, ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो यहाँ पे कॉमन सा वर्ड है, और यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, या फिर आपके देश में ये प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। आपसे पूछेगा कि आपके देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन क्या चीज, आप बोलेगा मोबिलिटी। जो प्रोजेक्ट है आपके देश का पहला ग्रीन मोबिलिटी प्रोजेक्ट यानी ग्रीन हाइड्रोजन का, जो कहां पे शुरू किया गया है, तो आप बोलेंगे वो जगह है लद्दाख। नंबर 2 पूछेगा कि ग्रीन हाइड्रोजन का आपके देश में सबसे पहला क्या, तो बोलेगा पायलट प्रोजेक्ट।
कौन सा प्रोजेक्ट? पायलट प्रोजेक्ट, जिसकी शुरुआत कहां पे हुई है? तो आप बोलेंगे यह हुआ है असम। असम का वो कौन सा जगह है? तो आप बोलेंगे जोरहट, यानी असम के जोरहट में आपके देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट, यानी पायलट प्रोजेक्ट करने का मतलब ये है कि वैसा कोई प्रोजेक्ट जिसको पहली बार ट्रायल किया जाता है, यह देखने के लिए कि वो कितना सक्सेस है कितना नहीं है। तो आपके देश में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए जो सबसे पहला पायलट प्रोजेक्ट चला वो कहां पे चला? असम में चला। जब लगा कि हम सक्सेस हैं और सक्सेस पूरी तरह कर सकते हैं, तब जाके आपके देश का सबसे पहला भी हमने कहा क्या? तो सबसे पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो फाइनली कह सकते आपके देश में ये पहला जो प्रोजेक्ट है किस चीज को लेकर? ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर, जो कहां पे खोला गया? तो आप बोलेंगे मथुरा में खोला गया। ठीक है। अब यहां से आपसे कभी कभी ये पूछ देगा कि ये मोबिलिटी जो किसके द्वारा? तो एनटीपीसी के द्वारा। अगर बोले पहला पायलट प्रोजेक्ट तो किसके द्वारा? OIC, यहां कह रहे हैं वाइल्ड इंडियन कॉर्पोरेशन। और नंबर 3 बोलेगा तो यहां बोलेंगे IOC के द्वारा, यहां है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो ध्यान रखना है कि यहां पे IOC है और यहां पे OIC है और यहां पे NTPC है और यहां पे आपके कॉमन से वर्ड क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन की बात चली है तो थोड़ा हम और बात कर लेते हैं हाइड्रोजन से संबंधित कि हाइड्रोजन जो है, इस हाइड्रोजन से पूरे वर्ल्ड में सबसे पहली ट्रेन चलाने वाले देश का नाम क्या है? आप बोलेंगे जर्मनी है। दूसरा आपसे ये पूछेगा कि आपके देश में सबसे पहला हाइड्रोजन कार जो चला है जिसका नाम क्या है? आप बोलेंगे मिराई। और वो मिराई किस कंपनी का है? तो आप बोलेंगे वो कंपनी का नाम है टोयोटा। और इसी मिराई नामक जो कह सकते हाइड्रोजन कार है, जिससे आपके देश के जो कह सकते कौन है? परिवहन मंत्री यानी नितिन गडकरी। क्या बोल रहे हैं? नितिन गडकरी ने सबसे पहली बार आप कह सकते हैं कि इन्होंने कहां पे? तो संसद जो वो गए थे वो कौन से कह सकते कार से? तो ये पहला आपके देश का हाइड्रोजन कार है जिसका नाम मिराई है, बनाने वाली कंपनी का नाम टोयोटा है। और इसी से आपके देश के पहली बार इसका प्रयोग किसने किया? तो आपके देश के परिवहन मंत्री यानी कौन? आप बोलेंगे नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। तीसरा आपसे ये पूछेगा कि इस हाइड्रोजन से पहली आपके देश की हाइड्रोजन ट्रेन का पहला परीक्षण कहां पे किया गया? आप बोलेंगे ये आपके दिल्ली के हिस्सों में किया गया था। तो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ आपके 2-3 क्वेश्चन जो काफी महत्वपूर्ण है और मेनली आप यहां वाले पे देखेंगे कि इस वाले में आपका थोड़ा सा अलग अलग टाइप का यहां पे क्वेश्चन है, बाकी आपका ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? कॉमन सा है। तो आप इसको भी देख लेंगे। आपका ये नंबर 2 क्वेश्चन भी क्या हो गया? पूरा हो गया। अब हम लोग नंबर 3 क्वेश्चन पे चलेंगे। अब हम लोग नंबर 3 क्वेश्चन पे चलेंगे कि भारत के अब तक कितने स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किए गए हैं? तो इसका आंसर आपका होगा 40। ठीक है। और 40 में आपसे कभी कभी पूछ देगा कि इसमें से कितने कल्चरल, कितने आप बोलेंगे सांस्कृतिक स्थल हैं, तो वो स्थल की संख्या कितनी है? तो बोलेंगे 32। दूसरा पूछेगा इसमें से कितने ऐसे स्थल हैं जो नेचुरल है यानी प्राकृतिक स्थल है, तो आप बोलेंगे उस स्थल की संख्या है 7। और एक पूछेगा कितने ऐसे मिश्रित जगह हैं, तो उसमें शामिल मात्र एक जगह है और इस जगह को हम कहते हैं कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क जो आपके देश का एकमात्र ऐसा मिश्रित प्लेस है जो यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल हुआ। अब हम ये बोलते हैं कि सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित, तो ये 40 जो हुआ है, इस 40 में सबसे लेटेस्ट यानी वो 40वां स्थल जो कह सकते कौन हुआ है, तो आप बोलेंगे उस स्थल का नाम है धौलावीरा। जो धौलावीरा कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे ये कच्छ के रण में है। और कच्छ का रण कहने का मतलब ये कहाँ के हिस्सों में है, तो गुजरात के हिस्सों में है। यानी ये सबसे नया आपके देश का शामिल होने वाला यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में ये सबसे भारत का नया स्थल है और ये 40वां स्थल है। इसके पहले जस्ट हम बात करते हैं कि भी रिसेंट में 39वां वो शामिल होने वाला कौन था, तो आप बोलते हैं कौन सा? रंपा टेम्पल या रंपा, या इसको बोलते रुद्रेश्वर।
क्या बोलते हैं, रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं, और यह शामिल हुआ, और ये वर्तमान में किस स्टेट में है, तो आप बोलेंगे तेलंगाना में है। तो ये शामिल होने वाला कैमा है, आप बोलेंगे 39वां है। अब यहां से 2 क्वेश्चन आपसे इसलिए बता दे रहे हैं कि आपके बिहार से संबंधित एग्जाम में भी आपको कह सकते क्या है, आपको मदद मिल जाएगा। मदद ये मिलेगा, आपसे पूछेगा कि जो आपका कौन सा विद्यालय है, तो नालंदा विश्वविद्यालय, जो नालंदा विश्वविद्यालय कौन से वर्ष में यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ, आप बोलेंगे 2017 में। और एक आपसे पूछेगा कौन सा, तो बोलेंगे बोधि मंदिर या बोधि टेम्पल की बात करेंगे, यानी आपके बिहार का बोधि टेम्पल कौन से वर्ष में शामिल हुआ, तो आप बोलेंगे वर्ष 2002 में बोधि टेम्पल शामिल हुआ। तो 2 हो गया। वहीं आपसे पूछेगा कि यूनेस्को में शामिल होने वाला आपके देश का पहला शहर, क्या बोलेगा, सबसे फर्स्ट शहर का नाम क्या है, उस शहर का नाम आप क्या बोलेंगे, अहमदाबाद। यानी ये अहमदाबाद कौन से वर्ष में शामिल हुआ है, तो 2017 में शामिल हुआ है। और इसके बाद की जैसे ही बात करेंगे सेकंड शहर का, जिस शहर का नाम क्या है, आप बोलेंगे जयपुर है। और नंबर 3 अभी जो शामिल हुआ है, जिसको हमने क्या कहा, आप बोलेंगे धौलावीरा कहा। जो धौलावीरा कौन से वर्ष में, 2021 में। और जयपुर कौन से वर्ष में, आप बोलेंगे 2019 में। यानी आपके देश में विश्व यूनेस्को में शामिल होने वाले सबसे पहले शहर का नाम क्या है, अहमदाबाद है। दूसरे का नाम क्या है, जयपुर है। और तीसरे का नाम क्या है, आप बोलेंगे धौलावीरा है। यूनेस्को से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक तो आपका हो गया विश्व धरोहर की सूची में, दूसरा आपसे ये पूछेगा कि यूनेस्को के, ठीक है, आप बोलेंगे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में, ठीक है, सांस्कृतिक विरासत, जिसको आप कह सकते हैं इंटेंजिबल कल्चरल, जो आपके देश का बहुत सारा जो चीज़ें हैं उस चीज़ों को यूनेस्को ने शामिल किया है। यानी हम क्या बोल रहे हैं, इंटेंजिबल कल्चरल, जो आपके हेरिटेज हैं, इसमें अब तक भारत के कितने चीज शामिल हो चुके हैं, आप बोलेंगे 14 चीजों को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया है। जिसमें हम कहते हैं कि आपके देश का सबसे पहला शामिल होने वाला कौन है, आप बोलेंगे वैदिक जाप है, जो आपके वैदिक मंत्र है, जिसको 2008 में शामिल किया गया था। और ऐसे होते 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 आज कितने शामिल हो गए हैं, आप बोलेंगे 14 शामिल हो गए हैं। यानी 14 में अभी जो सबसे नया शामिल हुआ है, जिसको आप बोलते हैं दुर्गा पूजा। और ये दुर्गा पूजा कहाँ वाला, आप बोलेंगे कोलकाता वाला। और ये कौन से वर्ष में, तो 2021 में शामिल हुआ है। यानी सबसे पहला वैदिक जाप शामिल हुआ 2008 में, और उसके बाद से होते होते आज 14वें, यानी सबसे नए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल होने वाला कौन है, आप बोलेंगे दुर्गा पूजा है। यानी कौन से वर्ष में, तो 2021 में। थोड़ा 2 और आपको हम बता देते हैं। यानी ये कहने का मतलब इस 14 में एक आपके देश का योग भी है। यानी योग को कौन से वर्ष में शामिल किया गया, आप बोलेंगे योगा को आपको कह सकते 2016 में शामिल किया गया। और जबकि पूछेगा आपके देश का कौन सा मेला, आप बोलेंगे कुंभ मेला को कौन से वर्ष में शामिल किया गया, तो 2017 में शामिल किया गया। तो ये आपके अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल वो जगह है जिसमें पहला वैदिक जाप है, सबसे नया दुर्गा पूजा है। और पूछे योग कब शामिल हुआ, 2016 में। और कुंभ मेला कौन से वर्ष में शामिल हुआ है, आप बोलेंगे 2017 में। तो ये हो गया अमूर्त विरासत की सूची में, और ये हो गया विश्व धरोहर की सूची में शामिल। और एक आपसे पूछेगा कि यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, भारत के कितने ऐसे बायो रिजर्व एरिया को, कितने, आप बोलेंगे ऐसे कितने बायो रिजर्व एरिया, यानी आप कह सकते हैं जैव विविधता या जैव मंडल, क्या बोलेंगे, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, यानी भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल कर लिया है। तो यहां से आप आंसर देंगे कि यूनेस्को ने हमारे देश के ऐसे कितने, तो आप बोलेंगे 12 ऐसे स्थल, यानी कैसे स्थल, आप बोलेंगे ये जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र वाले स्थल, जिसने अब तक यूनेस्को ने 12 स्थल को शामिल
कर लिया है। इसमें पूछेगा कि यूनेस्को ने सबसे पहला जो आपके देश का बायो रिजर्व एरिया है वो कौन शामिल किया है, तो आप बोलेंगे इस एरिया का नाम है नीलगिरी। और नीलगिरी को कौन से वर्ष में शामिल किया, आप बोलेंगे वर्ष 2000 में। और वहां से होते होते आज आपके देश का सबसे नया यानी 12वां विश्व कह सकते जो यूनेस्को का विश्व कह सकते जैव मंडल जो रिजर्व एरिया है इसमें शामिल होने वाला भारत का सबसे नया जो एरिया है जो है पन्ना नेशनल पार्क या पन्ना बायो रिजर्व एरिया, जो कहां पे है, तो आप बोलेंगे मध्य प्रदेश में है, यानी ये एमपी के हिस्सों में है। तो सबसे पहला नीलगिरी हुआ वर्ष 2000 में। और अगर पूछे कि सबसे नया कौन हुआ है, आप बोलेंगे पन्ना जो सबसे नया हुआ है। लेकिन वही पूछेगा कि वर्तमान में भारत में कुल बायो रिजर्व हैं कितने, भारत में पूछेगा टोटल जो आपके जैव मंडलीय क्षेत्र हैं वो जैव मंडलीय क्षेत्र की संख्या वर्तमान में है कितनी, आप बोलेंगे 18 है। जिस 18 में से 12 को यूनेस्को ने अपने साइट में शामिल किया है। और वही पूछे कि आपके देश का यानी आपकी देश की सरकार ने सबसे पहला किसको घोषित किया था, आप बोलेंगे नीलगिरी को ही घोषित किया था। और कौन से वर्ष में, 1986 में, जो आपके देश का सबसे पहला बायो रिजर्व एरिया है। यानी ये पहला बायो रिजर्व एरिया भी है और इसी को पहली बार यूनेस्को ने वर्ष 2000 में शामिल भी किया है। और आपके देश का सबसे नया यानी 18वां जैसे पूछेगा कि वो कौन है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, पन्ना नेशनल पार्क। यानी ये कौन से वर्ष में, वर्ष 2020 में आपके देश का 18वां बायो रिजर्व एरिया बना। तो आपको यहां से किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग चलेंगे नंबर क्वेश्चन 4 पे कि यूएई एवं किस देश ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो आपके नंबर जो आपके 4 है इसका आंसर आपका होगा कि यूएई किस देश ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पे हस्ताक्षर किया है। इसका आंसर आप बोलेंगे इजराइल। ठीक है, इजराइल। और इजराइल जैसे ही आता है तो आपको हम बता दें कि इजराइल ने अगर पूछे कि सबसे कहां पे, तो अरब या फिर कह सकते खाड़ी देश में, किस देश में, खाड़ी देश में इजराइल ने अपना सबसे पहला क्या चीज, आप बोलेंगे एम्बेसी यानी दूतावास, यह कहां खोला है, आप बोलेंगे यूएई में ही स्थापित किया है। किसने, आप बोलेंगे इजराइल ने। अगर पूछे कि इजराइल, जिस इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो आप बोलेंगे नेफ्ताली बेनेट, जो कह सकते इजराइल के नए क्या बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। और नंबर 3 आपसे पूछेगा कि जो इजराइल है इस इजराइल की मुद्रा को क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे शेकेल। इजराइल की मुद्रा को शेकेल कहा जाता है। और याद रखिएगा कि इजराइल, जिस इजराइल से हमने कौन से मिसाइल को खरीदा है, तो ब्राक 8 जो मिसाइल हमने किस देश से लिया है, इजराइल से लिया है। फिर आपसे ये पूछेगा कि हाल ही में इजराइल ने कौन सा, तो आप बोलेंगे सी आयरन डोम, कौन सा, सी आयरन डोम का परीक्षण हाल ही में किस देश ने किया है, आप बोलेंगे इजराइल ने किया है। और इजराइल की ये कह सकते क्या है, गुप्तचर इंटेलिजेंस ब्यूरो है, यानी आप बोलेंगे गुप्तचर एजेंसी है जो पूरे दुनिया में सबसे प्रसिद्ध है, जिसका नाम क्या है, आप बोलेंगे मोसाद है। यानी किसका, आप बोलेंगे इजराइल का। तो इजराइल के साथ अभी क्या हुआ है, अरब देश का मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। आप ये कहते हैं कि यूएई, जिस यूएई के हाल ही में राष्ट्राध्यक्ष जो हैं क्या हैं, मर गए, और उनके मरने के बाद जो नए वहां के राष्ट्रपति बने हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, मोहम्मद अल नहयान, जो कह सकते क्या बने हैं, आप बोलेंगे वहां के अभी नए राष्ट्राध्यक्ष बने हैं ये यूएई के। और यूएई अभी हाल ही में कौन से मिशन को लॉन्च किया है, तो होप मिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है कि होप मिशन, जो होप मिशन किस ग्रह के लिए है, आप बोलेंगे किस प्लैनेट के लिए है, तो मंगल यानी मार्स के लिए है। और ये होप मिशन यूएई ने किस देश के सहयोग से, तो आप बोलेंगे जापान के सहयोग से इसने क्या किया है, इसको लॉन्च किया है। और यह कह सकते यूएई का यह पहला अंतरिक्ष क्या है, ये मिशन है, यानी कैमा, आप बोलेंगे सबसे पहला अंतरिक्ष मिशन जो किसका है, यूएई का। और याद रखिएगा कि यूएई जिसकी राजधानी कहाँ है, आप बोलेंगे इसकी राजधानी अबू धाबी में है। और यूएई का जो मुद्रा है उस मुद्रा को क्या कहा जाता
जाता है? आप बोलेंगे यूएई की मुद्रा को दिरहम कहा जाता है। तो ये आपका नंबर 4 क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग इस पे चलेंगे, नंबर 5 क्वेश्चन पे चलेंगे। नंबर 5 क्वेश्चन की जैसे ही बात करेंगे तो वो कह रहा है कि आपका वर्ष 2022 का योगा का मुख्य थीम क्या रहेगा। तो हम ये बोलेंगे नंबर 5 क्वेश्चन का कि जो आपका 2022 का क्या रहेगा, जो थीम रहेगा उसका नाम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। क्या बोल रहे हैं? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, जो कह सकते इस बार के योगा का क्या रहा है, आप बोलेंगे थीम रहेगा। यानी आपसे पूछे कि हम योग दिवस कब मनाते हैं, आप बोलेंगे 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। वही पूछे आपसे कि योग दिवस मनाने की घोषणा यूएनओ के द्वारा कब की गई थी, तो 2014 में। और फाइनली ये पहली बार, यानी हम कह रहे हैं ये पहली बार योग दिवस कब मनाया गया था, आप बोलेंगे 2015 में। यानी इस यूएनओ में पहल किसने किया था, तो आपके देश के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा वहां पे ये पहल किया गया था जब यूएन की कैमी बैठक चल रही थी, 70वीं बैठक चल रही थी। तो पहली बार 2015 में योग दिवस कहां मनाया गया, तो आप बोलेंगे न्यू दिल्ली में मनाया गया, विश्व का सबसे पहला योग दिवस। और आप कह सकते हैं कि 15 में मना। और कह सकते ये वाला जो योग दिवस की बात करेंगे, जिस योग दिवस का आपके देश में राष्ट्रीय, ठीक है, आपके देश में राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर जो किसको बनाया गया है योग का, तो आप बोलेंगे योग का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है निधि डोगरा को। किसको बनाया गया है? निधि डोगरा को आपके देश के राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर योग के बनाए गए हैं। वही पूछे कि भारत से बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पे खुल रहा है, तो भारत से बाहर अगर पूछे कि विश्वविद्यालय किस चीज़ का, तो योग का, जो खुल कहाँ रहा है, आप बोलेंगे यूएसए अमेरिका के कौन से जगह पे, तो लॉस एंजल्स में। कहाँ पे? लॉस एंजल्स में भारत के बाहर सबसे पहला योग विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, जिसका नाम किसके नाम पे होगा, तो आप बोलेंगे उसका नाम स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय के नाम पर होगा। तो ये आप याद रख लेंगे, यानी योग से जुड़ा हुआ आप कह सकते ये आपके महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन हुए। और आपसे पूछेगा 2021 का जो कह सकते योग सम्मेलन, यानी कैसा विश्व योग सम्मेलन जो कहाँ पे हुआ था, तो आप बोलेंगे यह हुआ था ऋषिकेश में। कहाँ हुआ था? ऋषिकेश में। यानी 2021 का विश्व योग सम्मेलन जो कहाँ पे हुआ, आप बोलेंगे ऋषिकेश में। और इस बार के योग दिवस का थीम क्या है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। यानी आपका नंबर 5 क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग नंबर 6 पे चलेंगे। और नंबर 6 क्या कह रहा है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में, तो 2022 में वही पूछे कि भारत का स्थान, तो आप ये बोलेंगे इसमें भारत का स्थान सबसे नीचे दिया गया है, यानी 180, जिससे आपके देश के पर्यावरण मंत्रालय जो इसको मानने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि ये जो आकलन किया गया है ये सही नहीं है। तो इस बार सबसे नीचे रैंक किसको दिया गया है? इंडिया को दिया गया है। जबकि इसमें आपसे पूछेगा कि सबसे प्रथम स्थान किस देश को मिला है, तो आप बोलेंगे डेनमार्क को मिला है। किसको मिला है? आप बोलेंगे डेनमार्क को दिया गया है। तो किस बार का? इस बार का 2022 जो 21 का 22 में जारी किया गया है। और आपकी सरकार यानी पर्यावरण मंत्रालय जो वर्तमान में भूपेंद्र यादव इसके मंत्री हैं, इन्होंने इसकी आलोचना की है कि ये जो डेटा निकाला गया है, ये जो इंडेक्स तैयार किया गया है, ये ज़्यादा सही नहीं है। तो इस बार के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी इन्वायरमेंट परफॉर्मिंग इंडेक्स में इंडिया को सबसे दुनिया में नीचे स्थान दिया गया है। तो नंबर 6 आपका हो गया। अब नंबर 7 चलेंगे, विश्व लोकतंत्र सूचकांक 2022। यानी नंबर 7 की जैसे बात करेंगे तो लोकतंत्र में अगर पूछे कि भारत को कौन सा रैंक मिला है, आप बोलेंगे 46वां स्थान मिला है। किसको? आप बोलेंगे भारत को। दूसरा पूछेगा कि अभी सबसे प्रथम स्थान किसको मिला है, तो हर बार की तरह इस बार भी किसको मिला है? आप बोलेंगे नॉर्वे को मिला है। चूंकि इसके पिछले साल की बात करेंगे तो भारत कौन से रैंक पे था, तो बोलेंगे 53वां, यानी 53 रैंक पे इंडिया था। तो इस बार इंडिया को कौन सा रैंक मिला है? आप बोलेंगे 46वां स्थान मिला है। किसमें? विश्व लोकतंत्र सूचकांक में। अब हम लोग नंबर 8 क्वेश्चन पे चलेंगे। नंबर 8 क्वेश्चन की जैसे बात करते हैं तो यहाँ पे दे रहा है कि विश्व जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक
इसमें थोड़ा ध्यान देंगे कि इस वाले सूचकांक में हुआ क्या, किसके शुरू के जो आपके पहले स्थान यानी जो नंबर 1 स्थान है वो किसी को नहीं मिला, नंबर 2 किसी को नहीं मिला, नंबर 3 भी किसी को नहीं मिला, नंबर 4 पे एक देश को स्थान मिला है जिस देश का नाम क्या है, डेनमार्क है। यानी दुनिया के ऐसे कोई देश नहीं रहे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म इतना किया हो किस चीज को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर, कि उसको 1, 2, 3 रैंक मिल पाए। तो इसमें 4 पे किसको स्थान मिला है, डेनमार्क। यानी 1, 2, 3 जो रैंक है वो खाली है और इसमें आपके देश को जो रैंक मिला है यानी भारत को मिला है 10वां स्थान। तो ये हद तक अच्छा कह सकते हैं किसमें, तो आप बोलेंगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में किसका, इंडिया का स्थान। ठीक है, अब हम लोग कहां चलेंगे, नंबर 9 क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए हम लोग अब नंबर 9 क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत का पहला IIT भारत के बाहर कहां स्थापित किया जा रहा है। यानी भारत ने अपने देश से बाहर आपके देश का सबसे पहला IIT कॉलेज जो किस देश में खोल रहा है, बोलेंगे UAE में स्थापित कर रहा है। कहां पे कर रहा है, UAE के हिस्सों में स्थापित कर रहा है। तो आप नंबर 9 क्वेश्चन को बहुत याद रखिएगा क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा कि देश के बाहर भारत का पहला IIT कॉलेज जो किस देश में स्थापित किया जा रहा है। तो आप बोलेंगे UAE में स्थापित किया जा रहा है। जैसे हमने इसके पहले बताया कि भारत के बाहर सबसे पहला योग विश्वविद्यालय जो कहां पे स्थापित हो रहे हैं, तो आप बोलेंगे अमेरिका के लॉस एंजलिस में जो स्थापित हो रहे हैं, जो किसके नाम पे, तो स्वामी विवेकानंद के नाम पे वो स्थापित किया जा रहा है। तो नंबर 9 भी हो गया। अब हम लोग नंबर 10 पे चलेंगे कि भारत में वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं। ये काफी चर्चे में रहा है और आने वाले एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो आप बोलेंगे इसका आंसर कितना होगा, 53। यानी प्रेजेंट में आपके देश में टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी हो गई है, 53। यानी आपसे पूछेगा 53 में जो सबसे नया बनने वाला है जिसका नाम क्या है, आप बोलेंगे गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो कह सकते किस स्टेट में है, तो आप बोलेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में ये कह सकते अवस्थित है। और कितने, आप बोलेंगे 53वां टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित हुआ है। वही पूछेगा आपसे किसके पहले 52वां, तो आप बोलेंगे 52वां कौन है, तो आप बोलेंगे 52वां आपका है रामगढ़ विषधारी। क्या बोलेंगे, रामगढ़ विषधारी जो आपके देश का 52वां बना है और ये किस स्टेट में है, आप बोलेंगे यह राजस्थान के हिस्सों में है। और वही पूछेगा आपसे कि जो 51 जो बना है वो कौन है, आप बोलेंगे श्रीविल्लीपुत्तूर। यानी श्रीविल्लीपुत्तूर टाइगर रिजर्व जो आपके देश का कह सकते तमिलनाडु में, किस राज्य में, आप बोलेंगे तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया। तो अभी वर्तमान में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं, आप बोलेंगे 53 है। आपसे ये पूछ सकता है कि हाल ही में कौन से टाइगर रिजर्व को T/2 अवार्ड दिया गया है, तो आप बोले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। T/2 यानी जहां पे बाघों की संख्या दुगनी हुई है, तो आप बोलेंगे यह अवार्ड मिला है किसको, तो आप बोलेंगे सत्यमंगलम। क्या बोल रहे हैं, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो किस स्टेट में है, तो आप बोलेंगे यह भी तमिलनाडु में है। यानी कौन सा, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को T/2 अवार्ड दिए गए हैं। वहीं आपसे पूछेगा कि 2018 का जो टाइगर का पूरे दुनिया में रिपोर्ट निकाला गया, उस रिपोर्ट में पूरे दुनिया का 70% टाइगर कहां पे है, आप बोलेंगे भारत में है। यानी दुनिया में सर्वाधिक आबादी बाघ की कहां पे है, तो भारत में है। यानी 70% कहने का मतलब है कि वर्तमान में भारत में कितने बाघ हैं, 2967 बाघ है। जिसमें से पूछेगा कि भारत में सर्वाधिक बाघ की संख्या किस स्टेट में है, आप बोलेंगे मध्य प्रदेश में है। यानी कितने हैं, 526 है। फिर कहां पे है, आप बोलेंगे कर्नाटक में है, कितने हैं, 524 हैं। इसके बाद कहां पे है, आप बोलेंगे उत्तराखंड के हिस्सों में है, जहां पे बाघ की संख्या कितनी है, 431 है। और वहीं पूछ लेगा कि बिहार में, चूंकि हम लोग बिहार के एग्जाम अभी देने वाले हैं, तो बिहार का पूछेगा तो बिहार में वर्तमान में कितने हैं, तो आप बोलेंगे 31 है, यानी 31 है। तो ये आपका बाघ रिपोर्ट है और ये आपके देश में टोटल कह सकते क्या है, ये बाघ टाइगर रिजर्व यानी बाघों की संख्या। और आपसे पूछेगा कि अभी जो आपके देश में सबसे पहली बार टाइगर को बचाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया, आप बोलेंगे 1973 में। और आपके देश का कौन सा मैन, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो आप बोलेंगे उनका नाम है कैलाश संखला। नाम क्या बोल रहे हैं, कैलाश संखला।
तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आए या फिर आपको लगे कि मेरा वीडियो आपको कुछ फ़ायदा पहुंचा रहा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें और जो फीडबैक देना है कमेंट में ज़रूर बताएं।